कि पब्लिक सर्विसेज को सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज भी बुलाया जाता है। और पब्लिक सर्विसेज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, और आज की डेट में सिर्फ 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आगे चलते हुए अपन बात करेंगे इनके बारे में। दूसरी होती है सेंट्रल सर्विसेज और तीसरी होती है स्टेट सर्विसेज। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। ये वो सर्विसेज हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लिए कॉमन हैं। बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं वो सेंटर में और स्टेट में टॉप पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, और सेंटर और स्टेट दोनों को सर्व करते हैं टर्न बाय टर्न। बेसिकली इनको कैडर दे दिया जाता है स्टेट में, लेकिन एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए डेपुटेशन के बेसिस पे इनको बुलाया जाता है सेंटर को सर्व करने के लिए। ये वो सर्विसेज हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लिए कॉमन है। इन ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स सेंटर और स्टेट में दोनों ही जगह पर टॉप पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही सर्व करते हैं टर्न बाय टर्न। आज की डेट में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कौन सी हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS। ये 3 आज की डेट में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। देखो 1947 में हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज का नाम बदला गया और नाम रखा गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज को किसने रिप्लेस किया? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ने। इंडियन पुलिस को रिप्लेस किया इंडियन पुलिस सर्विसेज ने। किसने रिप्लेस किया? इंडियन पुलिस सर्विसेज ने। और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया एज ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को 3rd ऑल इंडिया सर्विस के जैसे स्टैब्लिश किया गया। बेसिकली 1963 में प्रोविजन लाया गया और कहा गया कि 3 और नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जानी चाहिए। एक थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दूसरी थी इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस, और तीसरी इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। ये 1963 में बोला गया कि 2 तो पहले से हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, 3 और नई क्रिएट की जानी चाहिए। कौन कौन सी? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज और तीसरी इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। लेकिन 1966 में सिर्फ एक नई ऑल इंडिया सर्विस एग्जिस्टेंस में आई, जिसको बोला गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आज की डेट में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। और कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस कैसे क्रिएट की जा सकती है उसकी बात की गई है आर्टिकल 312 में। 312 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट जो है वो नई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा टू दैट इफेक्ट। और राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को पास करती है बाय 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ही क्रिएट की जा सकती है, मतलब पार्लियामेंट कानून लेकर आएगा तभी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन पार्लियामेंट कानून कब लेकर आएगा? जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके बोलेगी कि हाँ यार ये फलानी ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मतलब पार्लियामेंट को अल्टीमेट पावर है, पार्लियामेंट के कानून के थ्रू ही एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट अपनी मर्जी से क्रिएट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट डिपेंडेंट है राज्यसभा के रेजोल्यूशन पे। और ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज बेहद पावरफुल सर्विसेज हैं, टॉप पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं इसके मेंबर्स, और सेंटर और स्टेट दोनों को सर्व करते हैं इसके मेंबर्स। मतलब एक तरीके से फेडरल सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऑल इंडिया सर्विसेज का। अब अगर आप एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट फेडरल सिस्टम पे भी पड़ेगा, और फेडरल स्ट्रक्चर जो है, फेडरल सिस्टम जो है, उसके साथ में कोई छेड़खानी ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, तो पावर राज्यसभा को दी गई रेजोल्यूशन पास करने की। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली कौन क्रिएट करेगा? पार्लियामेंट क्रिएट करेगा बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बड़ी सिंपल सी बातचीत। फिर बात आती है कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया तो उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं था। मतलब इनिशियली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडिया सर्विसेज की कोई भी बातचीत नहीं की गई थी, लेकिन फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड प्रोविजंस को इंक्लूड किया, और अल्टीमेटली इन ऑल इंडिया सर्विसेज को आर्टिकल 312 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इनफैक्ट ये भी बोला गया कि अगर कोई नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है तो पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है।
और ये करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है। ओरिजिनली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात नहीं की गई थी, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड प्रोविजंस को इंक्लूड किया और अल्टीमेटली इन सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और पार्लियामेंट को पावर भी दी गई कि अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो पार्लियामेंट बाय एन एक्ट क्रिएट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सब होने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसीलिए उनको फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951 में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी मेंबर्स हैं उनके रिक्रूटमेंट को लेके और उनके सर्विस कंडीशंस को लेके रेगुलेशन लेकर आएगी। रेगुलेशंस लाने की पावर किसको दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने की बात करेगी। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। देखो, शुरू में हमने क्या बात की, पब्लिक सर्विसेज 3 है, एक है ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरी है सेंट्रल सर्विसेज और तीसरी है स्टेट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में सबसे पहली चीज, ये वो सर्विसेज हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लिए कॉमन है। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं वो सेंटर में और स्टेट्स में टॉप पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं और दोनों को सर्व करते हैं टर्न बाय टर्न। आज की डेट में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कौन कौन सी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1947 में आज़ादी के बाद इंडियन सिविल सर्विस को रिप्लेस किया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने, इंडियन पुलिस को रिप्लेस किया इंडियन पुलिस सर्विस ने, और कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को 3rd ऑल इंडिया सर्विस के जैसे स्टैब्लिश किया गया। कहानी शुरू हुई 1963 से, जब प्रोविजन लाया गया कि 3 और नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जानी चाहिए। कौन कौन सी? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज और इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। लेकिन अल्टीमेटली 1966 में सिर्फ एक और नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की गई और उसका नाम क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कैसे क्रिएट किया जा सकता है उसकी बात की गई है आर्टिकल 312 में। पार्लियामेंट कानून लाके नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा कानून तब लाएगा जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके बोलेगी, और राज्यसभा ये रेजोल्यूशन पास करती है बाय 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया तो उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का कोई भी मेंशन नहीं था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड प्रोविजंस को इंक्लूड किया और अल्टीमेटली इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और पार्लियामेंट को यह भी पावर दी गई कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो नई ऑल इंडिया सर्विस को स्टैब्लिश कर सकता है। और इस सब में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951 में ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स के रिक्रूटमेंट को लेके और सर्विस कंडीशंस को लेके रेगुलेशंस लेकर आएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे रूल्स स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद लेकर आएगी। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज के ये जो मेंबर्स होते हैं इनको रिक्रूट और ट्रेन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग होने के बाद इनको असाइन कर दिया जाता है टू डिफरेंट स्टेट्स फॉर वर्क। आपने सुना होगा स्टेट कैडर्स अलॉट किए जाते हैं इनको डिफरेंट स्टेट्स में भेजा जाता है काम के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंटर का अपना कोई कैडर नहीं होता है ऑल इंडिया सर्विसेज का। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए आते हैं डेपुटेशन के बेसिस पे। एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए इनको बुलाया जाता है स्टेट में से सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए, और जैसे ही इनका फिक्स्ड टेन्योर खत्म होता है ये वापस से अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में चले जाते हैं काम करने के लिए। जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं दे फॉर्म अ सिंगल सर्विस विद कॉमन राइट्स, स्टेटस एंड यूनिफॉर्म स्केल्स ऑफ पे थ्रू आउट द कंट्री इनको कॉमन राइट्स मिलते हैं, कॉमन स्टेटस मिलता है, यूनिफॉर्म पे स्केल होता है इनका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस स्टेट में पोस्टेड है, कौन सा स्टेट कैडर इनको अलॉट किया गया है। 2-3 चीज़ें, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं इनको रिक्रूट और ट्रेन कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन काम के लिए इनको डिफरेंट स्टेट्स असाइन की जाती हैं। बेसिकली डिफरेंट स्टेट कैडर्स इनको अलॉट किए जाते हैं। सेंटर का अपना कोई कैडर नहीं होता, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए आते हैं ऑन डेपुटेशन बेसिस। एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए इनको बुलाया जाता है
और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करते हैं। जैसे ही फिक्स्ड टेन्योर खत्म होता है ये वापस से अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में लौट जाते हैं कामकाज करने के लिए। और थ्रू आउट द कंट्री ये किसी भी स्टेट में पोस्टेड हो, इनको कॉमन राइट्स हैं, स्टेटस है, यूनिफॉर्म पे स्केल है। दे बिलोंग टू क्लास 1 ग्रुप ए सर्विसेज। और ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 कैटेगरीज होती हैं, मतलब जो मेंबर्स हैं उनके लिए 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होती है जूनियर स्केल, जो सबसे पहले नए नए लोग रिक्रूट होकर पहुंचते हैं वो होते हैं जूनियर स्केल में। फिर कुछ टाइम निकलता है, इनकी पे स्केल थोड़ी इंप्रूव होती है, इनकी सीनियरिटी थोड़ी इंप्रूव होती है, तो ये आ जाते हैं सीनियर स्केल में। और जो सबसे टॉप लेवल पे होते हैं वो होते हैं सुपर टाइम स्केल के ऑफिसर। बेसिकली डिवीजन है कि आपने कितने टाइम तक सर्व किया है, पे स्केल क्या है, आपकी सीनियरिटी क्या है, उसके बेसिस पे सबसे नीचे जूनियर स्केल, फिर सीनियर स्केल और सबसे ऊपर है सुपर टाइम स्केल। बड़ी बेसिक सी बातचीत। अच्छा, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और इनको मैनेज और कंट्रोल 3 अलग अलग मिनिस्ट्रीज करती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मैनेज और कंट्रोल कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। इंडियन पुलिस सर्विस को कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यूनियन गवर्नमेंट की 3 अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज को मैनेज करती हैं, कंट्रोल करती हैं। IAS को कौन मैनेज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। IPS को मैनेज और कंट्रोल कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को कौन मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का ज्वाइंटली होता है, मतलब दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखते हैं। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट्स का है। इमीडिएट जैसे कोई ट्रांसफर वगैरह करना है तो वो इमीडिएट कंट्रोल किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और अल्टीमेट कंट्रोल से मतलब जैसे कोई IAS ऑफिसर है, कोई IPS ऑफिसर है और उसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई पेनल्टी इंपोज करनी है उसके ऊपर, तो ये जो पेनल्टी है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इंपोज नहीं कर सकती है। हालांकि ये जो IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स हैं, इनको जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट देती है स्टेट की गवर्नमेंट, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर कोई डिसिप्लिन रिलेटेड एक्शन लेना है, कोई पेनल्टी इंपोज करनी है किसी भी इन तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स पे, तो वो कौन कर सकता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। आज की डेट में 26 स्टेट कैडर्स हैं और इंपॉर्टेंट है कि 2 ज्वाइंट कैडर्स हैं। एक तो है आसाम एंड मेघालय का ज्वाइंट कैडर और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी AGMUT, ये भी एक ज्वाइंट कैडर है। और इसके साथ ऑल इंडिया सर्विसेज की बातचीत खत्म हो गई। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, ये तो अपन ने रिवाइज कर लिया। उसके बाद अपन ने क्या बात की कि ये जितने भी मेंबर्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, इनको रिक्रूट और ट्रेन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जब रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हो जाती है तो इनको असाइन कर दिया जाता है डिफरेंट स्टेट कैडर्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंटर का अपना कोई कैडर नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डेपुटेशन बेसिस पे बुलाती है सर्व करने के लिए। फिक्स्ड टेन्योर के लिए बुलाया जाता है इनको, और जब फिक्स्ड टेन्योर खत्म हो जाता है तो ये वापस अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में लौट जाते हैं। और कहीं भी किसी भी स्टेट में पोस्टेड हो, ये बेसिकली सिंगल सर्विस फॉर्म करते हैं विद कॉमन राइट्स, कॉमन स्टेटस एंड यूनिफॉर्म पे स्केल। दे बिलोंग टू क्लास 1 ग्रुप ए सर्विसेज। फिर सीनियरिटी के हिसाब से जूनियर स्केल होती है, सीनियर स्केल होती है और सबसे ऊपर सुपर टाइम स्केल होती है। मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथ में? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के हाथ में, इंडियन पुलिस सर्विस का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हाथ में। अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इमीडिएट कंट्रोल किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। अगर कोई डिसिप्लिन रिलेटेड एक्शन लेना है या कोई पेनल्टी इंपोज करनी है तो वो कौन कर सकता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। आज के डेट में 26 स्टेट कैडर्स हैं और इसके साथ अपनी बातचीत खत्म हो गई आज की। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।